हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में नॉलेज विथ सीके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट। कल ही आपसे कह दिया था मैंने, शॉर्ट में सारे आर्टिकल बता दिए थे। आज इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है आपसे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52। पहले तो यही ध्यान में रख लीजिए कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सीधा सीधा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा आर्टिकल 52 कह रहा है। बस इतना ही कह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इन पॉइंट्स में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी कि सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति के अंदर ही, यानी कि राष्ट्रपति में ही निहित है कार्यपालिका की शक्ति। एग्जीक्यूटिव जो कि काम करता है कानून को लागू करवाने का, इम्प्लीमेंशन का, वो सारा पावर किस में वेस्टेड है, प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 अच्छे से सुनिएगा इसका। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरह से होगा, क्या होगा और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका एक इलेक्ट्रिकल कॉलेज बनता है। इस कॉलेज में कौन कौन होंगे उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। कौन होंगे तो देखिए, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। सीधी भाषा में आपको समझाती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन होता है। इसमें होते हैं हमारे एमपीज प्लस आपके एमएलएज प्लस कौन आपका प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं वो भी शामिल है। देखो, क्योंकि इन्होंने स्टेट के एमएलएज बोला है, एक बार फिर से सुनिए। एमपीज आपको पता है कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक। प्लस एमएलएज सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो। लेकिन यहाँ पर प्लस में वो किसको ले रहा है, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो एमएलएज हैं उनको भी ले रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि यूटी में क्या नहीं होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो अपवाद है। इन दोनों यूटीज़ में इनकी स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके मेंबर्स भी क्या होंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात सुनिएगा, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा इलेक्शन में, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, सॉरी, हाँ, अच्छे से देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर, मैंने जब पार्लियामेंट आपको बताया, जब आपको लोकसभा और राज्यसभा के विषय में बताया था, तो आपको मैंने बताए थे वहाँ नॉमिनेटेड मेंबर दोनों तरफ, यहाँ 2 और यहाँ पर 12, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंबर हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। आप सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही हैं, इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं हिंदी में बता दूं आपके, निर्वाचित सदस्य जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, सिर्फ वही सदस्य क्या करेंगे, इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनेंगे, ना कि वहाँ पे मनोनीत सदस्य। इन लोगों को अधिकार नहीं है किसका, वोट देने का। किसको नहीं है, मनोनीत सदस्य को अधिकार नहीं है। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 ये मेंबर किस में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन करता है, एमपीज प्लस एमएलएज प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और हमेशा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्योंकि हम सिर्फ इतना ही याद रखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ
लेजिस्लेचर। हम इस वर्ड को तो भूल ही जाते हैं, इलेक्टेड। इस इलेक्टेड को ध्यान में रखना है और क्या करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। मनोनीत अलग रहेंगे और निर्वाचित अलग रहेंगे। सिर्फ निर्वाचित जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56, मैंने आर्टिकल 56 पे जंप कर लिया है सीधा। 55 को मैंने एक बार छोड़ा है, उस पर अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। उसमें ये बताया हुआ है कि मैनर क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर क्या है, यानी कि वो किस तरह से चुनाव होता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये तो आर्टिकल 54 ने हमें बता दिया। लेकिन चुनाव होगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, पद्धति क्या है, वो आपके आर्टिकल 55 में लिखी हुई है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, 56 में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 56 में लिखा हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने कल ही बता दिया था आपको 5 ईयर का जो है वो टर्म होगा किसका, प्रेसिडेंट का। 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट यहाँ पर पोस्टेड होते हैं और जिस डेट से वो अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे उस डेट से गिना जाएगा, उनका जो टेन्योर है उस डेट से गिना जाएगा, ना कि उस दिन से जब उनका इलेक्शन हो गया और ये तय हो गया कि प्रेसिडेंट महोदय ये बन रहे हैं। किस दिन से गिनेंगे, जिस दिन उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया है उस दिन से आप गिनेंगे कि इनकी डेट क्या होगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन ऑफ हिज ऑफिस। अगर वो रिज़ाइन करना चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, अगर इनकेस प्रेसिडेंट महोदय अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक, फिर आगे देखिए। द प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड आर्टिकल 61। मैंने आपको कल ही कह दिया था कि एक आर्टिकल 55 और एक आर्टिकल 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई है इसमें, इसलिए समझना मुश्किल है। 54 भी आपको मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा दी है। सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। 55 और 61 पे अलग से वीडियो बनेंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है आर्टिकल 61 में। तो जब 61 पढ़ेंगे तो मैं आपको ये इम्पीचमेंट वर्ड आराम से समझा दूंगी कि वो क्या है। ठीक, आगे बढ़ता है। द प्रेसिडेंट सेल्ट notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enter upon his office। जब तक इनका सक्सेसर जो है, यानी कि जो नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो ऑफिस, पहले वाले प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। यानी कि ज्वाइन करने से लेके दोबारा नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक वो उस ऑफिस में बने रहेंगे। ये आपका आर्टिकल कौन सा कह रहा है, 56 कह रहा है। ये लाइन यूं की यूं पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तो इनको आप ऐसे ही याद रखें। और ये ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और हर लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट में आपका वीडियो पहले ही बन चुका है। अगर आपको लगता है कि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है तो मैम आप शॉर्ट में ही देखिए, तो शॉर्ट वाला वीडियोज़ आप देख लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि नहीं हमें डिटेल में जानना है कि क्या होता है क्या नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच में, जब भी आपको लग रहा है कि हाँ मैम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उस वक्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे ये कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट देखिए। एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजन टू क्लॉज 1 शेल forthwith be communicated by him to the speaker of the house of people। इन केस ऐसा हो कि वाइस प्रेसिडेंट महोदय ना हो तो इन हालातों में प्रेसिडेंट महोदय अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे। इन केस ऐसा होता है तो, हालांकि ऐसी कंडीशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन सारे क्लॉज जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। किसी भी परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए क्या उस वक्त करना चाहिए, तो सारी क्लॉज आपके लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऐसा होता है कि जो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बाई चांस वो प्रॉपर नहीं है, या मान लो जो कैंडिडेट चुना गया वो एलिजिबल नहीं है, या कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ रही है, तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी वो सारी आपकी इसमें लिखी हुई है। मे बी इलेक्शन प्रोसेस अच्छे से ना हो पाया हो, मे बी कोई डेसिसिव रिजल्ट ना हो पाया हो, 50-50 हो गया हो जो कैंडिडेट खड़े हैं,
कोई भी ऐसा रीज़न हो तो री इलेक्शन किस तरह से करवाया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 57 कहता है। ये भी अभी तक करने की नौबत नहीं आई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट महोदय की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं वो मेजॉरिटी वाली पार्टी के मेंबर ही होते हैं। और हमने देखा है कि अगर मेजॉरिटी वाली पार्टी के मेंबर हैं तो सीधी सी बात है कि वो प्रेसिडेंट चुन लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, प्रेसिडेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको 50 तो चाहिए होते हैं प्रस्तावक और 50 ही चाहिए होते हैं अनुमोदक। अगर ये आपको मिल जाते हैं तो आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा है कि 15,000 की क्या होती है, जमानत राशि भी इसमें दी जाती है। इन केस जो वोटिंग हो रही है उसका अगर 1/6% वोट भी आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत जो है वो जब्त कर ली जाती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिखा हुआ है। फिर देखिए कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन क्या है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होता है और ना ही कहाँ का मेंबर होता है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, यानी कि वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता है, ना ओपोजिशन पार्टी का है ना ही मेजॉरिटी पार्टी का। जिस तरह से अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए नहीं है तो सीधी सी बात है वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है, यानी कि सक्रिय राजनीति में वो नहीं होता है। ऐसा आपके इस आर्टिकल 59 में कहा गया है कि कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। इन केस वो होता है, मान लो कहीं के एमपी हैं या एमएलए हैं बाई चांस, और उनको इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट, तो क्या करना पड़ेगा, उनको इस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके इसमें लिखा हुआ है। मतलब इन केस अगर ऐसा होता है तो क्या करना होता है, उनको वहाँ से रिज़ाइन देना होगा और फिर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि द प्रेसिडेंट शैल एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, कोई भी पेमेंट दिए बिना, कोई भी रेंट दिए बिना प्रेसिडेंट हाउस जो है राष्ट्रपति भवन, वो उनको रहने के लिए दिया जाएगा। प्लस इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे अलाउंसेस जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो लिखी हुई है वो देखिए ये वाली 4th, इनकी जो अलाउंसेस हैं उनको क्या नहीं किया जाता है जब तक वो उस ऑफिस में हैं, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है जब तक वो उस ऑफिस में है, इसमें किसी भी तरह का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता है। वर्ड को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो इस पद पर हैं इनके अलाउंसेस में, इनके भत्तों में, इनके वेतन में, इनकी सैलरी में किसी भी तरह का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता है। हानिकारक परिवर्तन से क्या मतलब है भाई, तो बड़े शॉर्ट में आपको बता दो। हानिकारक परिवर्तन का मतलब ये है कि भत्तों में परिवर्तन कैसे होगा कि भाई अभी उनको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, बीच में आप कह दो कि नहीं हम तो नहीं देंगे टेलीफोन अलाउंस, तो ऐसा नहीं होगा, उनको देना पड़ेगा। ये तो हो गया हानिकारक परिवर्तन। या फिर मान लो आज की डेट में प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपीज़, अचानक आप कह दो कि हम क्या करेंगे 4 लाख देंगे भाई, तो ये क्या है, हानिकारक परिवर्तन है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये परिवर्तन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज की डेट में है सैलरी 5 लाख और आप कहना चाहो कि नहीं साहब हमें तो कितनी देनी है, 5,50,000 देनी है, तो ये परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये हानिकारक परिवर्तन नहीं है। हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता, वर्ड को अच्छे से देखिए। डिमिनिश्ड ड्यूरिंग शैल नॉट बी, किसी भी इस तरह का जो अलाउंसेस हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, उनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने की परमिशन है। 2008 में प्रेसिडेंट महोदय की सैलरी 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1,50,000 कर दी गई। और 2018 में इसे कितना कर दिया गया जी, 1,50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया गया। इंटरेस्टिंग ना, बड़ी मस्त सैलरी मिलती है। और अभी देखो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट महोदय है कोविंद साहब, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 1 साल तक वो अपनी सैलरी का 30% किस में देंगे, पीएम केयर्स फंड में देंगे। नेताओं को ये इनिशिएट लेना चाहिए, मतलब नेताओं को लोग फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितना नेताओं को और
बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो किया जाता है उतना तो लोग अपने पूर्वजों को भी फॉलो नहीं करते हैं। अगर इनकेस वो करते हो तो शायद कुछ अच्छा हो सके। चलो जो भी है, अगर नेता लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं अच्छे वाले, डोनेशन देने के या नेशनल क्राइसिस में अपनी सैलरी कटवाने जैसे, तो बहुत अच्छी बात होती है। वरना कई जगह तो नेता लोग ऐसे हैं कि मम्मी जी भी पार्टी में हैं, बेटा जी भी पार्टी में हैं, बेटी जी भी पार्टी में हैं, लेकिन सब अलग अलग घर लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं कि हम एक साथ बैठ सकते हैं। सारे के सारे एमएलए हो, सारे के सारे एमपी हो, और क्योंकि हमारे सारे एमपीज़ को अलग अलग घर दिए जाते हैं, तो सारे ही अलग अलग घर लेके बैठे हैं। वो चाहे तो सरकार का थोड़ा खर्चा कम कर सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं। नेता लोग अगर ऐसे इनिशिएट लेने शुरू कर लें तो हम जनता उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने लग जाएंगी, जो आज की डेट में हम नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा वोटिंग का जो रेशियो है वो बहुत ही कम रहता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो इतना कम रेशियो इसीलिए लगता है क्योंकि नेताओं पे हमें भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि नेता सिर्फ जेब भरने के लिए होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस देश में ऐसे कई नेता हो चुके हैं जो सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं आए हैं, वाकई देश की सेवा करने के लिए आए हैं। ज़रूरत है तो उनको पहचानने की और उनको सपोर्ट करने की। आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं खाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओथ पर। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। मैंने आपसे कल ही बता दिया था कि ओथ जो ली जाती है प्रेसिडेंट महोदय की, वो ओथ दिलवाने का काम कौन करते हैं? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाने का काम। इनकेस अगर CJI ऑफिस में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी इनके बाद सीनियर मोस्ट जज होगा, वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट महोदय को ओथ दिलवाने का काम करेंगे, यानी कि उनको शपथ दिलवाने का काम करेंगे। इनकी शपथ भी मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इस शपथ को अच्छे से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शपथ बड़ी अच्छी लगती है हमें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे महेंद्र बाहुबली कोई शपथ ले रहे हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इन केस ऐसा होता है, मैं आपको शॉर्ट में इसे समझा दूँ कि कभी ऐसी कंडीशन हो कि प्रेसिडेंट महोदय नहीं हैं, तो उस वक्त उनकी वैकेंट सीट को कैसे फिल किया जाएगा, ये इसमें प्रोसेस दिया गया है। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 1969 सॉरी, ऐसा आपके कब हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कब किया गया है। तो इस तरह का किया गया है आपके 1969 में। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट महोदय डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका निधन हो गया था, और उनके निधन के टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय थे VV गिरी। नाम सुना होगा आपने, VV गिरी। ये उस वक्त कौन थे? आपके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया था, उस पद का कार्यभार संभाला था, और VV गिरी ही आप कह सकते हैं कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ईयर याद रखिएगा 1969, जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनके निधन के वक्त में वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी जी। ये देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने क्या किया था, उस वक्त प्रेसिडेंट महोदय का कार्यभार संभाला था। अब समझिएगा यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी, जो मैं समझाना चाहती हूँ उसे समझिएगा। आपको ये पता चलेगा कि ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगा तो ये होगा, इसे समझिए। इनका निधन हो गया, अब ये उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे इनका कार्यभार संभालने के लिए। 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाना ही होता है। अब इलेक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा, यानी कि अपने पोस्ट से क्या करेंगे? रिज़ाइन करेंगे। यहाँ से रिज़ाइन करेंगे मतलब सीधा सीधा यहाँ से भी रिज़ाइन हो गया, यानी कि अब देश में ना तो प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनका कार्यभार संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट। इन केस दोनों ही नहीं है तो उस काम को संभाला जाएगा किसके द्वारा? CJI द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स, 1969 में ऐसा हो चुका है। जब जाकिर हुसैन नहीं रहे तो इन्होंने कार्यभार संभाला VV गिरी ने, और जब VV गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिया, तो उस वक्त हमारे न्यायाधीश थे, आपने नाम सुना होगा,
एम हिदायतुल्ला खां, एम हिदायतुल्ला खां, ये भी बाद में राष्ट्रपति बने थे। ये पहले सीजेआई थे जो राष्ट्रपति बने थे। तो इस वक्त क्या किया था, इन्होंने कार्यभार संभाला था कब से कब तक, मैं आपको डेट भी दे देती हूँ। 20 जुलाई 1969 से इन्होंने कार्यभार संभाला था 24 अगस्त 1969 तक, जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हुआ था और वीवी गिरी राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब तक इन्होंने राष्ट्रपति महोदय की पोस्ट को संभाला था। और उसके बाद में इन्होंने भी एज ए प्रेसिडेंट इस देश में अपनी सेवाएं दी है। चलो गाइस, आज हमारे ये सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आपके आर्टिकल 55 पे बनेगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आर्टिकल 61। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, like, share and subscribe if you like it. Thank you and have a wonderful time ahead.